नमस्कार दोस्तों, हमारी हिंदी चैनल खबरदार में आपका तहे दिल से स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारत की खाद्य सुरक्षा की। ये वो यात्रा जो स्वतंत्रता के साथ शुरू हुई और करीब करीब 1970 से 80 के दशक में पहुंचते पहुंचते भारत अन्न स्वावलंबी हो गया। दोस्तों, शायद आज की पीढ़ी को ये मालूम नहीं होगा कि जब हमारी पंचवर्षीय योजना, पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में लिखी जा रही थी, तब सिर्फ 50 मिलियन टन, 5 करोड़ टन खाद्यान्न हम पैदा करते थे। इतना खाद्यान्न और इतनी पैदाइश हमारे देश की जो जनसंख्या थी उसके लिए पर्याप्त नहीं थी। इसीलिए हम PL 480 के नाम से प्रचलित अमेरिकन एड की तहत अमेरिका से गेहूं आयात करते थे। ऑस्ट्रेलिया में ज्वार इस देश में आती थी और ये सब चीजें बहुत चुस्त, राशनिंग का जमाना था, बिल्कुल नियंत्रित होकर ये रेशनिंग शॉप से बिकती थी। दूध के उत्पादन में हमारा कहीं नामो निशान नहीं था। केयर नाम की संस्था हमें मिल्क पाउडर हमारे बच्चों को स्कूल में न्यूट्रिशनरी डायटरी सप्लीमेंट बना के पिलाने के लिए भेंट करती थी। मैंने उसका लाभ लिया है। मेरी विद्यार्थी अवस्था में 1955 के इर्द गिर्द की बात कर रहा हूं, जो बच्चों को पानी में घोलकर दूध बनाकर पिलाया जाता था और हमें ताज्जुब होता था कि क्या ये दूध जो बनता है ये पाउडर में से, उसमें से दही जम सकता है, उसमें से चाय बन सकती है, और हम तरह तरह के प्रयोग भी करते थे। मगर दूध उत्पादन में हमारा नाम कहीं भी नहीं था। यही हाल फल और सब्जियों के उत्पादन में था। दोस्तों, आज हम करीब 50 मिलियन टन से बढ़कर 370-375 मिलियन टन फूड ग्रेन्स पैदा करते हैं। दूध के उत्पादन में हम विश्व में प्रथम क्रम पे हैं। सब्जी और फल फलादी के उत्पादन में हम विश्व के दूसरे नंबर पर हैं। आज भारत 145 करोड़ से ज्यादा जनसंख्या होने के बावजूद दुनिया का सबसे ज्यादा जनसंख्या धराने वाला देश बनने के बावजूद अपनी अन्न सुरक्षा बनाए रखे हैं। हमारे किसान आज भी उतना पैदा करते हैं जो हमारे लिए तो पर्याप्त है, थोड़ा बहुत हम निर्यात भी कर सकते हैं। किसानी से जुड़ी और प्रवृत्तियों की बात भी जाननी आवश्यक होगी। कृषि वैसे GDP का 16% हिस्सा देती है, तो कई लोगों को लगेगा कि अरे उद्योग कितना देते हैं, सेवा के क्षेत्र तो 65%, 66%, 2/3 GDP सेवा क्षेत्र से आता है। इसमें 16% कृषि की महत्व क्या है? किसकी महत्व है? खाद्यान्न सुरक्षा की महत्व है, क्योंकि जो देश भीख का कटोरा हाथ में लेके विदेशों में घूमता रहा, उस देश में अनाज तो आया, अनाज के साथ और भी ड्रग्स से लेकर अंतर्विग्रह तक की चीजों के बीज भी बोए गए। आप चाड देखो, नाइगर देखो, अन्य कोई भी देश देखो जहां अन्न सुरक्षा नहीं होने की वजह से ये आपत्तियां अनाज के साथ साथ देश में घुसाई और देश को तोड़ मरोड़ दिया। कृषि हमारे यहाँ 16% GDP देती है। वो बात जो करते हैं उनको 3 मुद्दों पे मैं सुधारना चाहूंगा। एक, 50% से ज्यादा सीधी या इनडायरेक्ट रोजगारी कृषि या कृषि आधारित क्षेत्रों से आती है। ये देश जहां
35 साल की आयु से कम आयु वाले 70% लोग रहते हैं। 70% of the people population is less than 35 years of age। श्रम प्रचुर व्यवस्थाएं जरूरी है और कृषि 50% से ज्यादा सीधी या परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप से रोजगारी देने में निमित्त बनती है। तीसरा मुद्दा, कई ऐसी प्रोडक्ट्स कृषि के माध्यम से आज हमें मिल रही है जो हमारे उद्योगों को चलाती है। हम सहकारी डेयरियों की बात करें तो कोऑपरेटिव मिल्क मूवमेंट, व्हाइट रिवॉल्यूशन और उसके बाद जो परिस्थिति बनी, आज हम दुनिया का सबसे ज्यादा दूध उत्पादन करने वाला देश बन चुके हैं। आज अमूल की ब्रांड अमेरिका के बाजार में भी दिखी जाती है। तो ये उद्योग जो है उनके लिए जो कच्चा माल है, चाहे वो मूंगफली हो, चाहे कॉटन हो, चाहे सोयाबीन हो, चाहे पोटैटोज हो, चाहे गन्ना हो, चाहे मैंगोज हो, ये कृषि के उत्पादन है। और इस तरह एक बड़े सेक्टर को उत्पादन के लिए रॉ मटेरियल्स यानी कच्चा माल सप्लाई करने का काम भी कृषि और कृषि आधारित व्यवस्थाएं करती है। फल और सब्जियों के उत्पादन में हम विश्व में दूसरे नंबर पर हैं। अंतिम बात कि कृषि और कृषि आधारित प्रवृत्ति से ग्राम्य रोजगारी और ग्राम रोजगारी के माध्यम से ग्राम्य बाजार में जो पैसे जाते हैं उसकी वजह से इस देश का जो कृषि आधारित ग्राम्य बाजार व्यवस्था है, बाजार तंत्र है, वो एक बड़ी ताकतवर परचेज पावर अपने हाथ में रखने वाली व्यवस्था है। 55% मोटरसाइकिल्स जो इस देश में बनती है कृषि आधारित गांवों में बिकती है। 52% कपड़ा गांवों में बिकता है। फास्ट फूड्स और पैकेज फूड्स आप कहीं भी जाइए, गांव के किसी भी कोने में आज मिलते हैं। अरे मिनरल वाटर जो बिस्लरी के नाम से लोग जानते हैं, कोई भी ब्रांड का मिनरल वाटर वो बिस्लरी कहते हैं, शुद्ध हो, अमिताभ बच्चन जिसका एड्रेस करते हैं या और कोई। तो ये 4 मुद्दों पे कृषि अपने अर्थतंत्र को संवारे हुए है और उसमें सबसे ज्यादा अहमियत रखने वाला अगर कोई मुद्दा है तो वो है अन्न स्वावलंबन। ये एक ऐसी कहानी है, अन्न स्वावलंबन की कहानी, हमारे किसान की कहानी, हमारे देश को उन्नत मस्तक जग में खड़ा रहने की जो ताकत मिली उसकी कहानी अनूठी है दोस्तों। 1951 से लेकर 2025 तक का कालखंड मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। ये एक ऐसी कहानी है जिसमें भूखमरी से लेकर आत्मनिर्भरता तक का सफर शामिल है, लेकिन साथ ही असमानता, पर्यावरणीय क्षति और पोषण संबंधी चुनौतियां भी हमारे सामने आज मुंह फाड़े खड़ी हुई है। हम खास तौर पर हरित क्रांति पर गौर करेंगे जो इस यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ थी। 1951 से 1960, 1951 से 1960 तक का दशक भूखमरी और अन्न निर्भरता के लिए विदेशों पर आधारित व्यवस्था का समय था। एक दौर ऐसा था जब तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने पूरे देश को आह्वान किया था कि मैं और मेरा परिवार हफ्ते में एक खाना छोड़ देते हैं, आप भी एक खाना छोड़ दीजिए और देश को भूखमरी से बचाइए। चूंकि उनकी साधना में बल था, उनकी बात जो कही गई वो निष्ठा में बल था, देश ने
ये किया। उसके बाद तो फिर सी सुब्रमण्यम और डॉक्टर स्वामीनाथन का युग आया और हम हरित क्रांति की बात करते हुए 1970 से आगे बढ़ने लगे। तब देश अन्य स्वावलंबन की दिशा में आगे बढ़ चुका था। 1951 में बाढ़ और सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाओं ने फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया, जिससे लाखों टन अनाज आयात करना पड़ा। सरकार ने औद्योगिकीकरण को प्राथमिकता दी, लेकिन कृषि में प्रगति धीमी रही। 1960 के दशक के मध्य में सूखा और युद्ध 1965 का जो हमारे पड़ोसी देश के साथ हुआ, स्थिति और बिगाड़ दी। भारत को अमेरिका से PL 480 कार्यक्रम के तहत अनाज मंगाना पड़ा। खाद्य सुरक्षा की स्थिति बेहद नाजुक थी। प्रति व्यक्ति उपलब्धता कम, भूखमरी और अकाल की आशंका ज्यादा और बढ़ती हुई। हरित क्रांति का उदय तब होता है 1960 के दशक के अंत से हम आगे चलते हैं। 1960 के दशक के मध्य में लाल बहादुर शास्त्री की इस अपील और उसके बाद का समय देखें तो हरित क्रांति की शुरुआत का समय गिना जा सकता है, जिसने भारत को खाद्यान्न की कमी से उबार लिया और देश के विकास में एक मजबूत स्तंभ बनकर कृषि खड़ा रहा। उच्च उपज वाली किस्में, हाइब्रिड सीड्स, डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग के मैक्सिकन गेहूं के बीज और IR8 जैसे चावल के बीज, भारत में डॉक्टर MS स्वामीनाथन, हरित क्रांति के जनक, ने इनका परीक्षण और प्रसार किया। रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक इसका दूसरा आधार स्तंभ रहा। बड़े पैमाने पर उसका उपयोग शुरू हुआ। सिंचाई का विस्तार हुआ, नहरें बनी, ट्यूबवेल खासकर पंजाब और हरियाणा में पानी सिंचाई के लिए उपलब्ध कराने लगे और खेती, कृषि सिर्फ आकाशीय न रहते हुए, सिर्फ नभ पे आधारित, बारिश पे आधारित न रहते हुए सिंचाई आधारित बनने लगी। सरकारी नीतियां में न्यूनतम मूल्य समर्थन, MSP, सब्सिडी, कृषि अनुसंधान, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च जैसे संस्थाएं और वित्तीय सहायता ने हमें कृषि के क्षेत्र में आगे और आगे बढ़ने में मदद की, हमारा हौसला अफजाई किया। मगर फिर भी दोस्तों मैं कहूंगा कि अगर किसी डॉक्टर स्वामीनाथन और सी सुब्रमण्यम, जॉन बोरलॉग, डॉक्टर कोरियन, सब सम्मान के अधिकारी हैं, हम नमन करते हैं इनको। मगर एक नमन सबसे ज्यादा जिसके पैरों में करना चाहिए वो हमारा किसान है। लाल बहादुर शास्त्री जी ने सूत्र बनाया, जय जवान जय किसान। जवान जैसे सरहदी सुरक्षा हमें मुहैया कराता है। भारत की सेना उसकी बहादुरी की वजह से पूरे विश्व में जानी जाती है। भारतीय किसान ने हमें अन्न स्वावलंबन मुहैया करा के सही मायने में स्वातंत्र का अनुभव करने का मौका दिया। किसान को इसके लिए हम जितना भी धन्यवाद करें उतना कम है। मैं मानता हूं कि भारत ने किसान को जिस तरह से देखना चाहिए नहीं देखा और आज भी नहीं देखा जा रहा है। राजनीतिक इच्छा शक्ति भूखमरी से बचने के लिए और आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए 60 के अर्ध दशक के बाद और 1970 के दशक से फिर जैसे आगे बढ़ गए, उभरती गई। देश कृषि उत्पादनों में प्रगति करता गया। हम गन्ने के बड़े उत्पादक बने, शुगर फैक्ट्रियां लगी, कपास के बड़े उत्पादक बने, विश्व में तीसरे नंबर पे रहे। कॉटन स्पिनिंग और वीविंग का उद्योग धड़ल्ले से चलने लगा। चावल के क्षेत्र में हम स्वावलंबी बने। मेज, स्टार्च एंड कॉर्न ऑयल देने लगी। सोयाबीन हमारे यहाँ पकने लगा। मूंगफली हमारे जो खाद्य तेल है उसका एक पूरक घटक बना। और आपको शायद इसकी अगत्यता तब समझ में आएगी जब आपको मैं बताऊं कि आज हम
1,60,000 करोड़ रुपए का खाद्य तेल हमारे देश में इंपोर्ट करते हैं, आयात करते हैं। तो कृषि ने हमें एक हद तक न सिर्फ खाद्यान्न बट और क्षेत्रों में भी स्वावलंबन की ओर दौड़ने में, रोजगारी पैदा करने में, गांवों को एक हद तक समृद्ध बनाने में, कुछ हद तक इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड अपॉर्चुनिटीज में, हालांकि उसमें हमारा रिकॉर्ड बहुत खराब है। हमारे यहाँ 20% लोगों के हाथ में 80% संपत्ति है, फिर भी किसान, गांव और उससे जुड़ी रोजगारी ने भारत को आज तक बनाए रखा है। ये सब हुआ, इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ? तो 1965 में गेहूं का उत्पादन 12 मिलियन टन था, 1970 तक वो 20 मिलियन टन हो गया। कुल खाद्यान्न उत्पादन तेजी से बढ़ा। 1970 के दशक में भारत खाद्यान्न में लगभग आत्मनिर्भर बना, थैंक्स टू डॉक्टर स्वामीनाथन, थैंक्स टू जॉन बॉरलॉग, थैंक्स टू सी सुब्रमण्यम, एंड फॉर मिल्क एंड व्हाइट रिवॉल्यूशन थैंक्स टू डॉक्टर कुरियन एंड त्रिभुवनदास पटेल। इसका सकारात्मक प्रभाव खड़ा हुआ, भूखमरी टली, लाखों लोगों की जान बची, कृषि उत्पादन में उछाल आया। 2024-25 तक खाद्यान्न उत्पादन 357 मिलियन टन से ऊपर पहुंच गया, 357 मिलियन टन से ऊपर पहुंच गया। 2025-26 का अनुमान जो था, उस आंकड़े को उसने एक साल पहले ही पसार कर दिया। आर्थिक विकास और गरीबी में कमी कुछ हद तक आई। भारत अब निर्यात तक देश बन गया। हम कई कृषि उत्पादन निर्यात करने की स्थिति में भी आ गए। इससे आगे बढ़कर आज जो 80 करोड़ से ज्यादा हमारे भाई बहन है जो गरीबी के कगार पे खड़े हैं, गरीबी की जो रेखा है उससे नीचे हैं, उन्हें 5 किलो प्रति व्यक्ति अनाज मुफ्त में अगर दिया जा सकता है तो किसान की बदौलत है। अगर नहीं किसान ये क्रांति करता, मैं सोच भी नहीं सकता क्या होता अपना हाल, और भूखमरी हमें कहां ले जाकर छोड़ती, क्या हुआ होता अपने जीडीपी का। आर्थिक विकास और गरीबी में कमी आई कुछ हद तक, और गांव टूटकर शहरों की ओर का जो एक दौड़ थी, जो माइग्रेशन था, उस पर रोक लगी। भारत अब निर्यात तक देश बना। आलोचनात्मक दृष्टिकोण से हमें हरित क्रांति की सीमाएं और नुकसान को भी देखना होगा। ये सब मैंने अभी तक जो कहे वो लाभ थे, ये इतने सारे फायदे, और ये सब को एक और रखो तो अन्न स्वावलंबन इकलौता इतना बड़ा लाभ है कि इसके सामने हर चीज न्यौछावर है। मगर कुछ तो आलोचन हमें भी हरित क्रांति के देखने चाहिए। पहला जो बिंदु है वो क्षेत्रीय समानता है। मुख्य लाभ पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी यूपी जैसे क्षेत्रों को मिला है। पूर्वी भारत, वर्षा आधारित क्षेत्र और छोटे किसान हरित क्रांति के पर्याप्त फल नहीं भुगत पाए हैं। दूसरा बिंदु है पर्यावरण क्षति, मिट्टी की उर्वरता घटना, भूजल स्तर नीचे जाना, रासायनिक प्रदूषण, जैव विविधता हानि, मोनोकल्चर, गेहूं या चावल ने पारंपरिक फसलें जैसे कि दाल, बाजरा, ज्वार को नुकसान पहुंचाया। आर्थिक बोझ छोटे किसानों के लिए महंगे बीज, उर्वरक और सिंचाई, कर्ज और आत्महत्या की समस्या बनाने वाला मुद्दा बना। पोषण सुरक्षा की कमी, मात्रा बढ़ी लेकिन विविधता और पोषण माइक्रोन्यूट्रिएंट की अनदेखी हुई। आज भी भारत में कुपोषण, स्टंटिंग और एनीमिया की दर ऊंची है।
ये NFHS 5 की सर्वे के आधार पर मैं कह सकता हूँ। जलवायु संवेदनशीलता, रासायनिक कृषि जलवायु परिवर्तन के सामने कमजोर साबित हो रही है। 1970 से 2000 तक प्रगति और चुनौतियां, हरित क्रांति के बाद उत्पादन बढ़ा, लेकिन 1990 के दशक में सुधारों के बावजूद वितरण व्यवस्था, जिसको हम पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कहते हैं, PDS में कमियां रही। NFSA 2013 ने 2/3 आबादी को सस्ता अनाज देने का लक्ष्य रखा, जो महत्वपूर्ण कदम था, और मैं मानता हूं कि किसान का ये सबसे बड़ा योगदान इस देश के लिए है। 2000 से 2025 के कालखंड की हम बात करें तो आत्मनिर्भरता से नई चुनौतियां। 2025 तक भारत खाद्यान्न में मजबूत है। 330 मिलियन टन उत्पादन से ज्यादा उत्पाद खाद्य अन्न का हम करते हैं, लेकिन पोषण सुरक्षा की बात करें तो 14% आबादी अंडर नरिश्ड है। बच्चों में स्टैंटिंग और वेस्टिंग, स्टैंटिंग यानी ऊंचाई कम रहना, वेस्टिंग यानी पतलापन, ये दोनों चीजें काफी अभी भी प्रेवलेंट है। 14% आबादी अंडर नरिश्ड है। जलवायु परिवर्तन, अनियमित मानसून, सूखा, बाढ़ उत्पादन को प्रभावित कर रहे हैं। आर्थिक पहुंच, गरीबी, बेरोजगारी और असमानता के कारण कई लोग स्वस्थ आहार नहीं खरीद पाते। सस्टेनेबिलिटी, भूजल संकट, मिट्टी की गिरावट और जैविक विविधता हानि हमारे सामने खड़े हुए व्यापक प्रश्न है। निष्कर्ष और भविष्य, हरित क्रांति ने भारत को भूखमरी से बचाया, उसमें कोई दो मत नहीं है, लेकिन यह स्थायी समाधान नहीं था। आज हमें दूसरी हरित क्रांति या एवरी ग्रीन रेवोल्यूशन की जरूरत है, जो पर्यावरण अनुकूल हो, समावेशी हो और पोषण केंद्रित हो। फोकस जल संरक्षण, जैविक खेती, विविध फसलें यानी डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द क्रॉप्स, बेहतर वितरण और छोटे किसानों का सशक्तिकरण जरूरी है। हमारे यहाँ आपको जान के ताज्जुब होगा कि एक और हम भूखमरी की बात करते हैं, कुपोषण की बात करते हैं, दूसरी ओर हर साल 1 लाख करोड़ रुपए की मूल्य के फल और सब्जियां खराब हो जाने की वजह से फेंक देनी पड़ती है, क्योंकि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में कोल्ड चेन और प्रोसेसिंग फैसिलिटीज नहीं है, और उसकी वजह से किसान को भी पर्याप्त दाम नहीं मिलते। और 1 लाख करोड़ आप वैल्यू एडिशन करो उसको, तो 4 से 5 लाख करोड़ का माल हम हर साल गंवाते हैं। तो क्या इसका अंदाजा आप लगा सकते हो? खाद्य सुरक्षा सिर्फ अनाज की उपलब्धता नहीं है भाई, बल्कि हर नागरिक के लिए पौष्टिक भोजन की पहुंच है। अगर किसी भी कारण से खाद्य सुरक्षा भंग होती है तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। बड़े पैमाने पर भूखमरी और कुपोषण फैल सकता है, जिससे बच्चों में स्थायी शारीरिक और मानसिक विकास रुक जाएगा। सामाजिक अशांति, दंगे, राजनीतिक अस्थिरता और सामूहिक असंतोष बढ़ेगा। आर्थिक विकास ठप हो जाएगा, स्वास्थ्य व्यय में वृद्धि होगी और लाखों लोग गरीबी की गहराई में धंस जाएंगे। लंबे समय में मानव संसाधन कमजोर होगा, प्रवासन बढ़ेगा और क्षेत्रीय संघर्ष पैदा हो सकते हैं। 2025 में हम आत्मनिर्भर है, लेकिन सच्ची सुरक्षा तभी हासिल होगी जब कुपोषण, पर्यावरणीय असंतुलन, असमानता और क्रॉप जो हमारे पाक है उसमें वैविध्यकरण हम हासिल करें। एक और मुद्दे को जस्ट छूकर मैं ये चर्चा को समापन की ओर ले जाऊंगा। ये मुद्दा है कृषि की जो जमीन है वो टुकड़े टुकड़ों में बढ़ती जा रही है। 1951 में औसत क्षेत्रफल खेत का 27,000 वर्ग मीटर था। 27,000 वर्ग मीटर था। आज वो 7,000 वर्ग मीटर है। यानी औसत जो विस्तार है, क्षेत्रफल है खेत का, वो 27,000 वर्ग मीटर से घटता हुआ 7,000 वर्ग मीटर पे आया है।
2040 तक ये 3000-4000 वर्ग मीटर पर जा सकता है और तब इतने छोटे पार्सल होंगे। आज भी करीब करीब 98% ऑफ द फार्मर्स आर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, जिसकी वजह से खेती दिन ब दिन बिन पोषणक्षम बनती जा रही है। छोटे किसानों को दो टुक अनाज मिले या रोटी मिले 2 समय की, वो भी आज इतने छोटे क्षेत्रफल के जो खेत है उनके दे नहीं पाते। मैं मानता हूं कि अगर देश के सामने कोई सबसे बड़ा प्रश्न हो तो ये कृषि की जमीनों की जो बर्बादी हुई है बिकॉज ऑफ फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड, जैसे जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी जमीनें बढ़ती गई, आज 45% जमीन 1951 में जो थी उसकी रोड्स, नाला, बर्न्स, कार्ट ट्रैक्स वगैरह के नीचे है, बिन उपजाऊ है। इसका हल ढूंढना होगा, कैसे हम ये जमीनों को फिर से मुक्त करके इसको हम फिर से उत्पादन में डालें। अगर ये नहीं किया तो हो सकता है 10 साल 20 साल के बाद फिर से भारत अन्न की एक ऐसी तंगी के युग में प्रवेश चुका होगा जब लाखों टन अनाज हम आयात करेंगे तो भी उनको देश के कोने कोने तक ले जाने की परिवहन व्यवस्था हमारे पास नहीं होगी। याद रखिए दोस्तों, बंगाल फेमाइन जब इस देश में हुआ लाखों लोग मरे थे और उस समय भी वो नहीं था कि देश में पर्याप्त धान्य नहीं था, धान्य था, मगर जहां वो स्टॉक था वहां से जहां जरूरत थी वहां ले जाने के लिए परिवहन व्यवस्था और स्टोरेज व्यवस्थाएं नहीं थी, जिसकी वजह से बहुत बड़ी जनसंख्या मौत के शरण हुई। ये साल 2026 का अक्टूबर नवंबर से लेकर और 2 साल ऐसी आगाह की जाती है कि अल नीनो 177 साल में जितना तीव्रतम नहीं था उतना पैसिफिक में डेवलप हो रहा है और उसकी वजह से बारिश अनियमित होगी, कहीं तूफान आएंगे, कहीं बाढ़ आएगी तो कहीं सूखा पड़ेगा। ये सब समस्याओं से जूझते हुए हमें जो हमारी जनसंख्या है उसको ख्याल में रखते हुए हमारी अन्न सुरक्षा को बरकरार रखना होगा, उसमें बढ़ोतरी करनी होगी और उसके साथ साथ पोषणक्षम आहार मिले उस दिशा में भी हमें जाना होगा। तो ये कृषि है जिसने हमें सही मायने में, भारत स्वतंत्र राष्ट्र है और दुनिया के सामने भीख का कटोरा लेकर नहीं घूम रहा है, उसका अगर एहसास किसी ने कराया है तो जैसे सरहदों की सुरक्षा डटकर हमारे जवानों ने की है, ठीक उसी तरह हमारी अन्न सुरक्षा, हमारे पेट की खाई पूरने के लिए परिश्रम हमारे किसान ने किया है और वो किसान किस हालत में है आप देख सकते हैं। एक और उसकी जमीन में अदानी जैसी कंपनी के ट्रांसमिशन टावर्स सरकारी पुलिस की मदद लेकर दादागिरी से डाले जा रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। दूसरी ओर जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस के लिए कानून बने थे वो ठंडे बस्ते में डाल दिए गए हैं। 800 से ज्यादा किसान शहीद हुए, कोई परिणाम उसे निकला ऐसा नहीं लगता है। समस्या काफी गहन है। मैं नहीं मानता कि ये समस्या हमें ये पार्टी और वो पार्टी इस तरह से सोचनी चाहिए। ये समस्या ऐसी है, जल संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण और अन्न संरक्षण हमारे जो सरहदी संरक्षण है उसकी ठीक उसी तरह एक ऐसी समस्या है जिसमें हम न ये पार्टी की बात कर सकते हैं न वो पार्टी की बात कर सकते हैं। हमें एक होकर प्रयत्न में जुटना पड़ेगा जिसकी वजह से हम देश को आबाद बनाए रखें, खाद्यान्न की आपूर्ति कर सके, बढ़ती हुई मांग को पूरी कर सके, पोषण क्षम
आहार की जो जरूरतें है उससे हम सुलझ सके। बहुत बड़ी समस्या है, एक पड़कार है हमारे सामने। हम कैसे निपटेंगे, ये आने वाले पीढ़ी का भविष्य क्या होगा वो तय करेगा। मैं ये चारों सुरक्षाओं को कोई पार्टी के नाम से नहीं देखता। ये हर भारतीय नागरिक के लिए, हर भारतीय किसान के लिए, चाहे किसी भी पक्ष में हो, ये जरूरी है कि कृषि को, कोई भी पार्टी हो, बातें तो सब करते हैं, ठोस काम शायद ही होता है, ठोस काम किया जाए। और किसान को अब 10 साल है आपको बचाने के लिए। अगर 10 साल में किसान को नहीं बचा पाए और किसान खेती छोड़कर शहरों की ओर चल निकला, आज भी काफी बड़ी संख्या में शहरों में लोग जाने लगे हैं, तो मैं मानता हूं कि आने वाला समय हमारे लिए फिर एक बार भूखमरी और भूखमरी का वो संकट, जो संकट से हम शायद ही उबर पाए, उस तरह की समस्या लेकर आएगा। आशा करें वो नहीं होगा। प्रार्थना करें हर पॉलिटिकल पार्टी ये 4 मुद्दों पे वाद विवाद ना करे। ये देश की समस्या है, जनता की समस्या है, उनके भी बच्चे खाना खाते हैं, हमारे भी बच्चे खाना खाते हैं। और ये आने वाली पीढ़ी के लिए अगर हम उनके मुंह में से कौर खा गए, तो एक फलसफे ने कहा है कि यू हैव नॉट इनहेरिटेड द अर्थ, आप कोई ये विरासत में पृथ्वी मांग के नहीं लाए हैं। व्हाट यू आर डूइंग इज यू आर बोरोइंग फ्रॉम द माउथ्स ऑफ फ्यूचर जनरेशंस। आप आने वाली पीढ़ी के मुंह में से कौर निकाल कर खा रहे हैं। तो कृपया ध्यान दें, किसान, किसानी और कृषि, मैं मानता हूं देश के लिए जितनी संरक्षण व्यवस्था मायने रखती है, उतना ही मायना किसान, कृषि और कृषि संलग्न बाबतें रखती है। तो आज बस इतना ही। मैं आपका दोस्त जय नारायण व्यास। नमस्कार, धन्यवाद।